खत्म चुनाव, अपना अपना दाव। अब लोकसभा के चुनाव में एक पूरे देश में कुछ माहौल का एडवांटेज उनको जरूर मिल गया। 400 पार किनारे पर सियासी वार। 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। गठबंधन पर तलवार, आर या पार। ये मानता हूं मैं कि थोड़ा सा सेटबैक जो है महाराष्ट्र में मिला, मगर क्या सिर्फ महाराष्ट्र में मिला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र में खेल चालू हुआ है। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि फिर कौन सा खेल। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों से महायुति की पार्टियों में हड़कंप है। संघ की पत्रिका ने अजित पवार को लेकर बीजेपी को नसीहत दी है, तो एकनाथ शिंदे ने 400 पार के नारे पर सवाल उठा दिया है। इस बीच राज ठाकरे कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ने वाली नीति से बीजेपी को नुकसान हुआ। हम हल्ला बोल में आज इसी से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ननद के हाथों लोकसभा चुनाव में मात खाते के बाद भाभी सुनेत्रा पवार अब राज्यसभा जाने की तैयारी कर रही है। पति अजित पवार की पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। हमारी पार्टी में हमको उम्मीदवारी दी, इसकी खुशी है। आपकी अलायंस पार्टी है, वो दोनों पार्टी में से कोई भी नेता पे मौजूद नहीं है। नहीं, सबने बहुत अच्छे चल रहा है, सबने शुभेच्छा दी है हमको। खबर है कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने के फैसले पर अजित पवार की पार्टी में नाराजगी भी है, लेकिन कोई खुलकर नहीं बोल रहा। मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। उधर अजित पवार भी पार्टी की नाराजगी की बात से इनकार कर रहे हैं। ये बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में मेजॉरिटी से इलेक्शन होता है, इसलिए हमारे जो मित्र पक्ष है, पार्टनर्स हैं, उनको हमने इन्फॉर्म किया। कोई नाराजगी की खबरें आप ही लोग चलाते हैं और आप ही लोग हम लोगों से उसका उत्तर मांगते हैं। सुनेत्रा पवार के राज्यसभा का पर्चा भरने के वक्त महायुति की दूसरी पार्टियों का कोई भी नेता नजर नहीं आया। ना बीजेपी से कोई था, ना शिंदे गुट से। तो क्या महायुति में सब ठीक चल रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने अजित पवार को लेकर बीजेपी को नसीहत दी है। लिखा है, महाराष्ट्र में अजित पवार से हाथ मिलाने और कांग्रेस नेताओं को पार्टी में लेने से बीजेपी को झटका लगा है। जब बीजेपी और शिंदे शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है, तो अजित पवार को साथ क्यों लिया? बात यह है कि सिर्फ मतलब कांग्रेस के भी जो लोग आए उनको भी एमपी बनाया गया है। ये महायुति में हम लोग भी आए, शिंदे भी आए। और बात यह है कि ये बिल्कुल जरूर ये मानता हूं मैं कि थोड़ा सा सेटबैक जो है महाराष्ट्र में मिला, मगर क्या सिर्फ महाराष्ट्र में मिला है? अजित पवार के पास सुनेत्रा पवार जी को राज्यसभा भेजने के लिए वोट कम है, ज्यादा उतना वोट उनका क्लियर नहीं है, तो बीजेपी की मदद से अजित पवार की पत्नी जाएगी। बीजेपी की मदद से क्या करेंगे? विरोध करेंगे। इस बीच एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि 400 पार के नारे की वजह से लोगों ने विपक्ष के नैरेटिव पर भरोसा किया। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। शिंदे के बयान के बाद अजित पवार की पार्टी कह रही है कि हर पार्टी को एनालिसिस करने का अधिकार है। भाजपा के नेता क्या एनालिसिस करे वो उनका अधिकार है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्या एनालिसिस करे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। जब हम साथ में बैठेंगे चुनाव के रिजल्ट के बारे में, तब हम सारे बातों के ऊपर चर्चा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमको विधानसभा जीतनी है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज ठाकरे की भी मदद ली, लेकिन नतीजों के बाद अब राज ठाकरे बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की तो कहा, उद्धव ठाकरे को लोकसभा में मिले वोट मराठी लोगों के नहीं है,
लेकिन ये भी सही है कि उद्धव ठाकरे को मिले वोट मोदी के खिलाफ मिले वोट है। मैंने अमित शाह को कहा था कि शिवसेना का नाम और निशान उद्धव ठाकरे का नहीं बल्कि बाला साहब ठाकरे का है। महाराष्ट्र के लोग बाला साहब को लेकर काफी संवेदनशील हैं। इस बात को बीजेपी समझ नहीं पाई। जो हुआ वो पार्टी तोड़ने वाली सियासत की वजह से हुआ। अब तो करीब करीब ये तय हो गया है कि राज ठाकरे महायुति के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो 20 या 25 सीटों से बात नहीं बनेगी। अभी हर पार्टी आप अपना क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। महायुति के बारे में भी आगे पता नहीं क्या होता है, पर हमें तो हमारा पार्टी का तैयारी करनी पड़ेगी। इलेक्शन है तो इलेक्शन में तो सामने जाना ही। हम सभी सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तकरीबन 200-250 सीट हम लोग पक्के लड़ेंगे। अरे भाई, आपके पास न वोटर है, न कार्यकर्ता है, न नेता है, न विधायक है, न सांसद है, न नगर सेवक है। चाहे मिलकर लड़िए और चाहे दूर दूर से अलग अलग लड़िए, आपको तो चुन के आना नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम करते हैं, तो लोग ए टीम को चुनेंगे कि बी टीम को चुनेंगे? खराब प्रदर्शन को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन की अपनी एनालिसिस है। सहयोगियों की कोशिश बीजेपी को घेरने की है। दूसरी ओर बम्पर प्रदर्शन के बाद महाविकास अघाड़ी के भी अपने दांव हैं। शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलने का अब आरोप लगा रहे हैं। आणि इथून त्यांनी सांगितलं की राजकारणात शरद पवारांचं होत झालं. खोटं होतं पण सांगितलं, त्यामुळे बारामती काही खुश झाली, पण ही खुशी खरी नसते. वैसे महाविकास अघाड़ी में भी खींचतान है। विधान परिषद की 4 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में ये साफ हो रहा है। ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहा तो कोशिश अभी साथ दिखने की है। आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं चरण सिंह सापरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आनंद दुबे साहब, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के, और एडवोकेट सुशील व्यास, प्रवक्ता शिंदे गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में एनसीपी के अजित पवार गुट और शरद पवार गुट के लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, जब सब कुछ सही रहता है और पताका लहराता रहता है तो फिर किचकिच नहीं होती है, लेकिन एक बार मामला फिसले तो फिर सारी उंगलियां उठने लगती हैं, और ऐसा ही हो रहा है। आपने ऑर्गेनाइजर का लेख पढ़ा होगा, लेख में लेके बैठी हुई है। इसमें आपको नसीहत दी जा रही है कि जब पहले से ही बहुमत था, अजित पवार को क्यों डाला। ये जो चक्की पिसिंग और ये सब जो था ना, ये मामला आपको लगता है कि अब उल्टा पड़ गया, क्योंकि आप ही के सारे साथी हैं, करीबी हैं, जो आपको ये समझा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। अजित पवार को लेकर खासी नाराजगी दिख रही है, राज ठाकरे भी यही समझा रहे हैं। जी देखिए अंजना जी, हार पर जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह का चिंतन करते हैं। जीत पर भी इस तरह का चिंतन होता है। जीत पर करतल ध्वनि ज्यादा होती है और हार पर जो है बहुत सारे लोग आत्मावलोकन की सलाह देते हैं। और जो हमारे यहाँ तो कहावत है ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो हमने तो निंदकों को अपने जो है निकट रखने का हमारा जो है पुराना जो है सिद्धांत है, कबीरदास के जमाने से है, भारतीय संस्कृति का अंग है। तो हम तो जो है निंदकों को कभी जो है गालियां नहीं देते, निंदकों को ऊपर नाराज नहीं होते, निंदकों को जो है गोदी मीडिया नहीं कहते, निंदकों के खिलाफ जो है किसी प्रकार का भी जो है हमला वगैरह इत्यादि नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी निंदकों का भी आदर करती है। लेकिन सत्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले अलायंस और कांग्रेस के नेतृत्व वाले अलायंस के बीच में महाराष्ट्र में सिर्फ 2,03,000 वोटों का अंतर है। कुल जो मत मिले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले अलायंस को और कांग्रेस के नेतृत्व वाले अलायंस को, और उसमें 288 सीटों का आप भाग कर दीजिए तो 1000 के नीचे का ही अंतर बड़ी मुश्किल से है। और उस पर जो है इतना जबरदस्त अहंकार जिस तरह से सिर चढ़कर बोल रहा है, और जिस तरह से विधान परिषद के चुनावों को लेकर ही आपस में रार हुई, ये आने वाले दिनों की इनकी रार के लक्षण हैं। हम तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय अजित पवार जी, हम सब मिलकर जो है जो हमारे बीच में विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने का सूत्र हमारे पास है। हम निश्चित तौर पर उन विसंगतियों को दूर कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से सांगली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलकर शिवसेना के लोगों को हराया, आनंद दुबे की तो बेचारी हिम्मत भी नहीं कि बोल दे
क्योंकि 13 सीट कांग्रेस आ गई है। सांगली में तो खुलकर ऐलानिया विशाल पाटिल के साथ लोग खड़े हुए और इनकी जो इंडी अलायंस का अधिकृत प्रत्याशी था उसको धूल दूसरित किया और हराने के जैसे ही चुनाव का परिणाम आया वो फिर कांग्रेस का समर्थन लेके चले आए। तो जो ऑर्गेनाइजर समझा रहा है करके बताइएगा कि ये कौन सी मैत्री है। ऑर्गेनाइजर जो समझा रहा है उस पर बताइए ना, वो क्या समझा रहा है? अंजना जी स्वागत है। हम तो स्वागत कर रहे हैं। तो आप लोग मान रहे हैं कि ये गलती हुई है, चूक हुई है। उसमें से जो हमको लेना है सार को गई रहे नहीं, वो कह रहे हैं तो उसमें से हमको जो सार लेना होगा ले लेंगे। आवश्यक नहीं है कि निंदक की सारी बातें सत्य हो, निंदक का जो अमृत तत्व है वो ले लेंगे हम, उसमें से जो हमारे काम का है वो ले लेंगे। सार को गई रहे थोथा दे बहाए, तो उसमें से जो काम की चीज होगी उसको ले लेंगे हम। सापरा साहब वो कह रहे हैं कि जो काम की चीज होगी वो उससे सार ले लेंगे, लेकिन सवाल है कि ऐसी भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं है कि इन लोगों का एकदम सफाया हो गया और आप लोग एकदम बुलंद हो गए। ये बात सच है कि ज्यादा सीटें शिवसेना यूबीटी गुट की आई हैं, कम शिंदे गुट की, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी स्ट्राइक रेट बेटर है। इसका जवाब दुबे जी भी देंगे मुस्कुराते हुए, लेकिन पहले सापरा साहब से एक बार चर्चा हो जाए। देखिए अंजना जी, ऐसा है, मुझे लगता है कि जो एनसीपी अजीत पवार गठ है और भारतीय जनता पार्टी, दरअसल इनका जो गठजोड़ था ना, वो अंग्रेजी में कहते हैं मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, यानी मतलब के हिसाब से वो विवाह हुआ था। और अब चुनाव के बाद में दोनों को ऐसा नजर आ रहा है कि शायद एक दूसरे की जरूरत नहीं है, इसलिए वो मुंबई की भाषा में कहते हैं मतलबी यार किसके, खाए पिए खिसके। इस तरह का वातावरण जो है वो बन रहा है, ये खुलेआम नजर आ रहा है। और दरअसल मैं आपको बताऊं कि इसमें हुआ क्या है कि दोनों ने अपने अपने मकसद पूरे किए हैं। एनसीपी का मकसद था बीजेपी के साथ आने में कि हमारे कुछ केसेस जो चल रहे हैं वो वापस हो जाएंगे, यानी अजीत पवार साहब पे या प्रफुल्ल पटेल जी पे या छगन भुजबल जी पे या हसन मुशर्रफ पर जो केस है, वो चाहे ईओडब्ल्यू का हो या ईडी का हो या कोई आईटी का केस हो, वो तमाम सारे क्लोजर इनको कराने थे, वो क्लोजर हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का और शाह जी का ये हेतु था कि हम पवार के परिवार में फूट डालें, वो उन्होंने फूट डाल दी। उन्होंने सुनेत्रा पवार को खड़ा कर दिया सुप्रिया सुले के सामने और 2 फाड़ कर दिए एनसीपी के, तो उनका भी हेतु पूरा हो गया। तो मतलबी यार किसके, खाए पिए खिसके। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने ना तो गद्दारों को मदद की, ना तो गद्दारी कराने वालों को मदद की है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ये बता रहे हैं कि नुकसान कम हुआ है, पिछली बार ये 25 सीट लड़े थे और उसमें से 23 जीत करके आए थे, अब 28 लड़े हैं और मात्र 9 जीत करके आए हैं। तो इनको उसमें नुकसान नहीं दिख रहा है। भाई महाराष्ट्र की जनता ने आपको नकार दिया है, सीटों से ही गिना जाता है ना। आप परसेंटेज, वो कहते हैं ना दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो आप दिल बहलाते रहिए। अब तो ऑर्गेनाइजर ने भी आपको कह दिया, और ऑर्गेनाइजर को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि अब आप कंक्लूजन लगा रहे हैं, बलि का बकरा बना रहे हैं अजीत पवार गठ को। आप ढूंढ रहे हैं कि एक स्केप गोट हमको मिल जाए ताकि हम हार का ठीकरा जो है वो अजीत पवार पर फोड़ दें। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एकनाथ शिंदे अपनी हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि 400 पार की वजह से हम हार गए, कि लोगों ने ये बिलीव कर लिया, ये मान लिया कि ये संविधान बदल देंगे। तो ये ठीकरा फोड़ने की राजनीति है, एक दूसरे को बलि का बकरा बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक, एकदम छोटा सा प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब, वो कह रहे हैं हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है एनसीपी पर, अजित पवार पर। जी अंजना जी, ये एकनाथ शिंदे जी अगर उद्धव जी को छोड़ के चले जाएं तो गद्दार हैं, अजीत पवार छोड़कर चले जाएं शरद पवार गद्दार हैं, तो सोनिया गांधी की विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार ने बगावत की तो भी गद्दार हैं क्या? तो शरद पवार को आप जो है आदि गद्दार कह रहे हैं क्या? आप कृपा करके बताइए। और मुझे चरण सिंह थपड़ा अच्छी तरह जानता हूं मैं कि आप लोग शरद पवार का पुतला फूंक रहे थे। जब शरद पवार अलग हुए थे तो मुंबई कांग्रेस के कैंपस में कांग्रेस के नेता शरद पवार का पुतला फूंककर उनको गद्दार आजम कह रहे थे। तो आप गद्दार, आज वो गद्दार जो है खुददार हो गए। गजब आपकी परिभाषा बदलती है। मैं उत्तर देता हूं। अभी जो है उद्धव ठाकरे जी का एक बयान देखा। अब हम थोड़ा सा आनंद दुबे जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि मामला इधर गर्म हो गया। सापरा साहब, ठीक, सापरा साहब राहुल गांधी को जूता मारना चाहिए, ये जो है श्रीमान उद्धव ठाकरे का बयान था। गजब मित्र ये
आ रहे हो क्लाइड साहब, आ रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। क्लाइड साहब आ रही हूँ, क्लाइड साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि शरद गुट के हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं। बागेश सारस्वत जी भी, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन जल्दी से एक रिस्पॉन्स इसका चरण सिंह सापरा साहब आप दीजिए। क्लाइड साहब इसके बाद आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ। चरण जी जल्दी से, आपने कहा कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, मैं तो अंजना जी यही कहना चाहता हूँ कि एक सेकंड, आपने कहा ये महायुति जो है ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, और ये महाविकास अघाड़ी क्या है? कोई कल्पना कर सकता था कि कांग्रेस और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में अलायंस हो जाएगा और वो शरद पवार को के खिलाफ पुतले फूके जाने की बात कर रहे हैं? जवाब अंजना जी हमने तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था ना अंजना जी, इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है क्या? रोज एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं, कभी सीटों पर लड़ रहे हैं, कभी रोज की फाइलों पर लड़ रहे हैं। अरे भाई ये खोखे सरकार है अंजना जी, ये महाराष्ट्र की जनता ने समझ लिया है, और जब जनता ने रिजेक्ट कर दिया तभी भी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनका अहंकार देखो अभी भी चरम पर है। अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि महाराष्ट्र की जनता ने गद्दारों को, गद्दारी करने वालों को और गद्दारी करवाने वालों को, दोनों को रिजेक्ट किया। ठीक है, ये नहीं मानने को तैयार है, अहंकार है। लेकिन अरे कुछ नंबर्स आप भी सुनिए, चरण साहब आप भी सुनिए, आनंद दुबे जी, उसके बाद से मैं आ रही हूँ, वागेश जी भी एमएनएस का पक्ष रखेंगे हमारे सामने। शिवसेना वर्सेस शिवसेना यूबीटी जब लड़ाई हुई, अगर वो ग्राफिक से दिखा दीजिए, 13 सीटों पर उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट, मिस्टर दुबे आमने सामने थे। उनमें से 7 शिवसेना जीती और 6 सीटें उद्धव ठाकरे का गुट जीता। ये आपको क्या बता रहा है? अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। एक पुरानी पार्टी, 60 साल पुरानी, जिसका चुनाव चिन्ह तीर कमान, जिसका नाम शिवसेना, अगर चोरों ने मिलकर उसे चुरा लिया, हमसे छीन लिया, पीठ पे छुरा भोग दिया, हमें कम समय मिला एक नया नाम, एक नया सिंबल लेकर, अरे इस हिसाब से जिस प्रकार ये महाशक्ति अपने आप को कहते, हमें तो एक सीट भी नहीं आनी चाहिए थी। इस विकट परिस्थिति में भी अगर 9 सीटें हमारी पार्टी ने जीती हैं इस कम समय में, तो ये 90 के समान होती है अंजना जी। अगर हमारे पास हमारा असली नाम शिवसेना, हमारे पास असली चुनाव चिन्ह हमारा अगर तीर धनुष होता तो वो बात ही अलग हो जाती। खैर छोड़िए, एक कहावत है कि सुपुआ तो बोले बोले छलनियों बोले, जिसपे 72 छेद। आज जमाना आ गया है कि एकनाथ शिंदे जी और राज ठाकरे जी बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि 400 पार के जुमले का नारा हमको ले डूबा, मतलब प्रधानमंत्री जी के नारे पर विश्वास नहीं रहा। राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार पार्टियों को तोड़ा और मरोड़ा गया उससे महाराष्ट्र की जनता नाराज है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया। एक तरफ आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर कह रहा है कि अजीत दादा पवार को लेने की क्या आवश्यकता थी जब खुद इनके पास बहुमत था। एक तरफ आप कहते हो कि भ्रष्टाचारी पार्टी, भ्रष्टाचारी परिवारवाद, और बाद में आप उनको साथ में लेके मंत्री बताते हो। तो इनके महायुति में जो गड़बड़ झाला है, जिस प्रकार मतभेद है, ये हमें नसीहत दे रहे हैं। अरे भैया, 4 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, आपके पास सीटों का कोई ठिकाना नहीं है। इसके लिए आप अपना गुस्सा हमारे ऊपर क्यों उतारे हैं? हम तो आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं साहब, चोरी छुपे कोई काम नहीं करते। हमने इस विकट परिस्थिति में अगर 9 सीटें लाई है तो विधानसभा में हम 100 का आंकड़ा पार करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जान गई है कि जिस प्रकार उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में कोरोना में काम हुआ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान हुआ, लोग उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व पसंद करते हैं। हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है साहब। एमएलसी के चुनाव में थोड़ी सी मीठी नोकझोंक हुई थी, 2 घंटे बाद समाप्त हो गई। अब मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, कुछ सीटों पर शिवसेना लड़ रही है। लेकिन आप क्या बताइए दुबे जी, आप करें तो मीठी नोकझोंक। अच्छा आदरणीय सुनीता पवार जी जब राज्यसभा मांग रही थी तो न बीजेपी का कोई साथी था, न शिवसेना का कोई साथी था। झगड़े तो आप क्या लगे हैं साहब, आप अपना झगड़ा हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? ठीक है। क्लाइड साहब, इसके बाद मैं आ रही हूँ वागीश जी। हाँ क्लाइड साहब। अंजना जी जब बात कर रहे थे, जब मैं बीच में नहीं बोल रहा था, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई बीच में ना बोले। अभी प्रेम भाई मेरे जूने मित्र है, मंजे हुए खिलाड़ी है, प्रवक्ता तो बहुत अच्छे है। उन्होंने एक कहा कि भाई शरद पवार साहब जो है सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल पे उन्होंने सवाल उठाए। ये बहुत ही गलत बात है। हमेशा से भाजपा वाले ये गलत बात करते। मुद्दा ऐसा था, मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जब इशू वहां डिस्कस हो रहा था तो क्या क्या चीजें सवाल उठ सकते हैं, तो उनमें से एक चीज कहा था कि शायद ये हो सकता है, और उसके कारण कोई छोड़कर गया नहीं, उसके कारण कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जो लोगों ने गलत काम किया उनको कांग्रेस में भी अस्तित्व नहीं रहा। वो जूनी हिस्ट्री है, वो बात खींच के करके
इसमें कोई उसका मायने रखता नहीं है। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि अजीत पवार जी की बात करता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, एक सेकंड क्लाइड साहब, मुझे जो याद आ रहा है, शरद पवार ने अपनी चिट्ठी में स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स लिखा था कि बहुत हैं, तो वो क्या था स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, आप बताइए क्या था स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट, सवाल क्या क्या मुद्दे उठ सकते हैं, उसमें से एक मुद्दा रखा था और वो बात जूनी बात है, वो खत्म होगी। उसके बाद जो रिश्ते हैं वो दुनिया देख रही है, ये रिश्ते और ये रिश्ते जो है वो निकाल कर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार साहब, शिवसेना एकजुट मिलकर इनको नेस्तनाबूद कर दिया ना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है ना। एक सेकंड क्लाइड साहब, आपकी बात ठीक है, आपकी और ये भी सच्चाई है कि 2 सीटों पर जहां पर आप एनसीपी और एनसीपी शरद पवार गुट आमने सामने थे, वहां पर दोनों सीटें आपकी जीती हैं और ये साफ है। लेकिन आप इतिहास को नहीं बदल सकते ना, आप जो जिन वजहों से शरद पवार निकले, ओहो, सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए। आप ये कह रहे हैं कि आज बहुत अच्छा रिश्ता हमारा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि विदेशी मूल सोनिया गांधी का मुद्दा बनाकर ही शरद पवार ने, और उस वक्त 3 नेता निकले थे, तारिक अनवर साहब भी निकले थे, उसके वजह से नहीं निकले थे, तो किस वजह से निकले थे आप बता दीजिए। देखिए उस समय जो नेतागण थे वो षड्यंत्र रच रहे थे पवार साहब के साथ, उन्होंने ये मुद्दे को यहाँ वहां किया, तो उस वजह से उन लोगों के वजह से छोड़कर गए। सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के वजह से छोड़कर नहीं गए, ये सुन लीजिए आप बार बार वो बात मत करें। आपकी बात आप करिए, मेरी बात मैं कर रहा हूँ। आपकी बात आपको जो करना है मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं जो बात कर रहा आप मुझे रोक भी नहीं सकते, वो सच्चाई है। और दूसरी बात, अगर आप मुझे क्लाइड जी, मैं बस वजह समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी तक यही जानकारी थी पब्लिक डिस्कोर्स में। अगर सही जवाब है आप बताइए, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ नेता इधर उधर किए थे इसलिए पार्टी छोड़ दी है। अब शरद जी का जो कद है वो ऐसे नेता तो है नहीं कि 2-3 नेताओं ने इधर उधर की कर दी तो पार्टी छोड़ दी है। बताइए ना, वजह तो बताएंगे ना, बड़ी वजह रही होगी, ऐसे कोई कांग्रेस नहीं छोड़ता। वो जो लोगों ने बात भी की है ना, उसमें से लोग हयात भी नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हमको उनके बारे में बात ही नहीं करनी है। कांग्रेस वालों को जो नेता थे उसके बारे में क्यों बात करें, वो हयात ही नहीं है। और चरण सिंह छाबड़ा जी बरोबर जानते मैं किसके बारे में बात करता हूँ। बात दूसरी रही, अजीत दादा पवार की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अजीत दादा पवार का गलत इस्तेमाल हमेशा किया है। पहले कहते थे कि 70,000 करोड़ का स्कैम किया है, भ्रष्टाचारी कहते थे उनको। जब हम कहते थे, मैं खुद प्रवक्ता के नाते उनको डिफेंड करता था हमेशा कि ये 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है ही नहीं। आज भी कहता हूं नहीं था भ्रष्टाचार, लेकिन भाजपा ने उनका नाम लेकर उनका नाम खराब किया, उनकी इज्जत उतार दी और कह दिया कि 70,000 करोड़ का स्कैम है। अजीत दादा पवार जब उनके साथ गए उसके 4 दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि तो वो कोई नन्हे मुन्ने बालक तो है नहीं कि उनका कोई इस्तेमाल कर लेगा, वो भी करते रहते हैं, कभी कभी सुबह सुबह शपथ ले लेते हैं। रुक जाइए क्लाइड साहब, अरे बहस है साहब, भाषण थोड़ी है कि आप ही खाली बोलिएगा, और भी मेहमान है, बाकी लोग भी बोलेंगे, लेकिन वो खिलौने तो है नहीं, कभी सुबह सुबह उठ के वो शपथ ले लेते हैं फडणवीस जी के बाद। ये तो अजीत पवार को भी सोचना पड़ेगा कि एक पार्टी अगर वाकई वो इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं तो। लेकिन राज ठाकरे अभी बहुत अच्छा, ये बिहार में मुहावरा खूब चलता है, दुबे साहब, भागीश सारस्वत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सूप दूसरे तो दूसरे, चलनी भी बोले जिसमें खुदे 72 छेद। राज ठाकरे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हार पार्टियों को तोड़ने की राजनीति के कारण हुई है, लोग इस राजनीति से तंग आ चुके हैं। तो राज ठाकरे को पता नहीं था जब 7 चुनाव लड़ रहे थे तो कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, जो अब ज्ञान दे रहे हैं भागीश। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि राज ठाकरे जी कभी मिलकर के चुनाव नहीं लड़े। राज ठाकरे जी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए समर्थन दिया था और वो बिना शर्त समर्थन दिया था। समर्थन देने का फायदा हुआ, नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वापस से उनकी शपथ विधि हो गई है, तीसरा कार्यकाल उनका शुरू है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। अब हमारी पार्टी अपने निर्णय स्वयं करे, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हम अलग से लड़ें, ये पार्टी का अपना निर्णय था। आज दिन भर हमारी पार्टी की गतिविधियां रहीं, लगातार मीटिंगें चलती रहीं। अंजना जी, सबसे पहले तो ये हुआ कि आज हमारी पार्टी के अंतर्गत चुनाव हुए और जिसमें राज ठाकरे जी को फिर से अगले 5 साल के लिए पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। उसके बाद जब पूरे प्रांत भर से कार्यकर्ता हमारे आए थे जिस इस चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, उस प्रक्रिया के शामिल होने के बाद राज ठाकरे जी ने उनको संबोधित किया और संबोधित करते हुए राज ठाकरे जी ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि अब हम विधानसभा का चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेंगे, हमें किसी के साथ चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से एक बार साफ
साफ कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी जी को खुला समर्थन था, बिना शर्त समर्थन था। हम युति में शामिल नहीं हुए थे। अब अगर हम चुनाव अपने बल पे लड़ रहे हैं तो हमने कोई गठबंधन तोड़ा नहीं है, अपना कदम आगे बढ़ाए और अपने फैसले पर महाराष्ट्र के हित के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और 200 से 225 सीटों का हमने चयन किया है, जिन पर हमने ये तय किया है कि हमारी पार्टी महाराष्ट्र भर में चुनाव लड़ेगी। आज बड़ी अच्छी खिड़कियां बनी है हमारे चैनल पे। शुरू के 3 वाले हैं जो बाला साहब को मानते हैं, लेकिन हाँ, एक शिंदे गुट है, एक उद्धव ठाकरे गुट है और एक MNS वाले भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम आपके पास भी मैं आऊंगी अविनाश जी, जो हमारे साथ अजीत दादा गुट के हैं। लेकिन देखिए सुशील व्यास जी, आप लोगों को भी सोचना होगा, महाराष्ट्र आपके लिए एक कंसर्न पॉइंट है। मतलब ये परफॉर्मेंस अगर वैसी नहीं हो पाई है जैसे आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कार्यकर्ता को जनता साथ देगी, ऐसा नहीं है। जनता बड़ी इमोशनल होती है। राज ठाकरे ने भी इस ओर इशारा किया है और वो बेटे को विरासत देती है, ऐसा ही दिख रहा है। मतलब सीटें आपकी, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूं, जहां फेस टू फेस है वहां पर आप सीटें ज्यादा जीते हैं, लेकिन फिर भी एक चिंता की बात आपके लिए होनी चाहिए। अंजना जी, किसी भी चुनाव के बाद आकलन होता है, चाहे जीत हो या हार, आकलन निश्चित रूप से हम लोग भी करेंगे। लेकिन और सुशील जी, उनके पास डिसएडवांटेज था, उनको पार्टी का सिंबल भी नहीं मिला था, उनको सब कुछ नए सिरे से वहां करना पड़ा। तो अंजना जी, मैं उसी बात पे आ रहा था। जो आपने कहा बेटे को साथ देते हैं, ठीक है, वो भावनात्मक आप अपने जगह पे सही हो सकते हैं, लेकिन आंकड़े अपनी जगह पे बोलते हैं। उन्होंने 21 सीट लड़ी, 9 जीते, हमने 15 लड़ी, 7 जीती। स्ट्राइक रेट किसका ठीक रहा? अब वो उनका, जैसे कि प्रेम भाई बता रहे थे, पूरे महाराष्ट्र में 2,30,000 वोट का फर्क है। उसी तरह से मुंबई में ऑन द कॉन्ट्ररी 2 लाख हमारी पार्टी को ज्यादा मिले। हालांकि सीट उनको मिली है 2। बहलाइए ये सब दिल बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए ये बातें अच्छी है। हकीकत मेरे कहने से, आपके कहने से तो जुटलाई नहीं जा सकती। जो हकीकत है कागज पे सत्य सामने गिनती हुई है 4 तारीख को। अरे उस गिनती को ना आप बदल सकते ना मैं बदल सकता। बिल्कुल, लेकिन लोकतंत्र में देखिए अल्टीमेटली सीट ही मैटर करता है। सुशील जी बोलिए। चाहता हूँ कि हमारे नेता शिंदे जी को लेकर एक बयान को लेकर के बड़ी एक भ्रम फैल रहा है 2 दिन से, कि उन्होंने कहा कि 400 पार के नारे की वजह से हम लोग हारे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 400 पार के नारे को विपक्ष ने इस तरह से भ्रमित किया, लोगों को इस तरह से उसका गलत नैरेटिव बना करके दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से हमें कुछ नुकसान हुआ। उन्होंने ये नहीं कहा 400 पार का नारा हमारे लिए नुकसान था, विपक्ष ने उसका दुरुपयोग किया, गलत नैरेटिव बना करके। नहीं, एक सेकंड। लेकिन सुशील जी, ये बयान दिए किसने थे? बीजेपी के नेताओं ने दिए थे ना, उम्मीदवारों ने दिए थे। एक लल्लू सिंह साहब जो अयोध्या से थे वो हार गए, एक वो अरुण गोविल थे। दे कौन रहा था ये बयान कि संविधान बदल देंगे, 400 पार आएगा? तो बीजेपी के नेता दे रहे थे ना। उसका जवाब तो बीजेपी वाले दे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व शिंदे साहब तो उसी को मेंशन कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री ने कम से कम 2 पब्लिक मीटिंग में कहा कि कोई भी संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, कोई संविधान में बदलाव नहीं हो सकता। ये मैं गारंटी देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं, केशवानंद भारती के 1973 के सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों के जजमेंट के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि 543 सीट आने के बाद भी संविधान के साथ कोई मौलिक रूप से बदलाव कर सके। अगर कोई है तो मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के और शिवसेना के उद्धव गुट के साथियों को, बता दे किस तरह से संविधान के अंदर घटनात्मक बदलाव हो सकता है मौलिक रूप से। केशवानंद भारती का जजमेंट हमारे हाथ बांध के रखता है, चाहे 543 की 543 सीट दी जाए। पहले आपके पार्टी के उम्मीदवारों को ये बैठे बैठे टीवी पे ही आज ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं प्रेम शुक्ला जी कि अपने उम्मीदवारों को आप बोलिए कि वो ज्यादा बड़बोलापन ना करें। जल्दी से अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, सबसे कमजोर कड़ी पूरे महाराष्ट्र में अजित पवार ही आज दिखाई दे रहे हैं। चक्की पिसिंग टू गले लगिंग वाला जो पूरा किस्सा हुआ, नमस्कार, सबसे पहले वो जो गले लगिंग वाला किस्सा हुआ ना, वो जनता हजम नहीं कर पाई। को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता जी बोलिए। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हम बिल्कुल इसको अस्वीकार नहीं करेंगे कि हमारा प्रदर्शन जैसे हमें जो उम्मीद थी वैसे नहीं रहा। क्या आपको आवाज आ रही है? आ रही है। बोलिए। आवाज आ रही है जी अविनाश जी, आ रही है, बोलिए। तो ये आप सही कह रहे हैं कि हमने जो उम्मीद की थी उस तरह से हमारा प्रदर्शन नहीं हो पाया। हमारे ऊपर जो भी निंदा करने वाले लेख लिखे गए हैं उसका हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसे ही चीजों में हमको सीख मिलती है। जहां भी हमने गलतियां की होगी, कोई कमियां रही होंगी, उनको हम दुरुस्त करेंगे। पिछले चुनाव को आप देखेंगी तो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आते हैं बिल्कुल उसी पे आधारित विधानसभा के नतीजे नहीं आते हैं।
ये भी महाराष्ट्र का इतिहास रहा है। तो ठीक है, अभी हमारे एक ही लोकसभा के उम्मीदवार जीत के आए हैं, शिंदे जी के 7 ही आए हैं, भाजपा के 9 ही आए हैं, सारी गिनती करें तो 17 ही आए हैं। लेकिन विधानसभा के समय ये हालत ऐसी रहेगी नहीं, आपको काफी बदलाव 4 महीने में नजर आएगा। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हमेशा महाराष्ट्र में जो नतीजे निकल आते हैं वो अलग होते हैं। दूसरी बात, चरण सिंह सापरा साहब यहाँ पर हैं, ये मेरे पुराने दोस्त है, बड़े भाई हैं, इनसे 99 के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं और ये यहाँ पर जो बता रहे हैं पवार साहब के लिए, वो और क्लाइड जो भी बातें कर रहे हैं, इससे मैं थोड़ा असहमत हूँ। चरण सिंह सापरा जी भी जानते कि उस समय पवार साहब के करीबी कौन लोग थे और क्या हो रहा था, लेकिन आज का वो चर्चा का विषय है नहीं। ये बात सही है कि हमारे ज्यादा सीटें नहीं आई है, इसलिए हमें वो अधिकार नहीं है कि हम बहुत जोर देकर यहाँ पर बात रखें। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें आपको अजीत दादा के नेतृत्व में हमारी जो पार्टी मुकाबला करेगी, आपको बहुत अच्छे नतीजे नजर आएंगे। ठीक है, अब प्रेम शुक्ला जी आपके पास में आती हूँ, और उससे पहले आनंद जी आप हाथ उठा रहे थे, क्या बोलना चाह रहे थे? अंजना जी, मुंबई में टोटल 6 सीट है। 3 सीट शिवसेना जीती है, 1 सीट सहयोगी कांग्रेस जीती है और 1 सीट पर हम 48 वोट से हारे हैं। अगर इन मतदाताओं ने, जो मुंबई कर हैं, अगर उन्होंने हमें वोट नहीं दिया है तो हम जीते कैसे हैं? अगर हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे नेताओं की पसंदी नहीं है समाज में, तो पर जहां आमने सामने की लड़ाई हुई वहां तो आप फिसल गए सर। नहीं, मैं और आमने सामने वाली लड़ाई में तो जनता को पता होगा ना कि ये भी शिवसेना है, ये भी शिवसेना है, ये उद्धव गुट है, ये शिंदे गुट है। अंजना जी, 7 सीटें उनकी आ गई मुकाबले में और आपकी 6। जिस प्रकार धन बल का दुरुपयोग किया गया, बड़ी बड़ी शक्तियां इनके साथ लगी हुई थी, क्या इन्होंने नहीं किया? दबाव यंत्र से लेकर चुनाव आयोग से लेकर क्या क्या नहीं किया, बताइए ना। हमारे एक उम्मीदवार को तो अंजना जी 48 वोटों से हरा दिया गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांटे की टक्कर हो रही है, व्यक्ति पहले जीत जाता है, माला पहन लेता है, उसकी ताजपोशी हो जाती है, फिर 2 घंटे बाद उसको रिकाउंटिंग में हरा दिया जाता है। अगर इस प्रकार की गंदी राजनीति होगी, फिर भी हमने डटकर सामना किया है, हम कहीं कम नहीं पड़े हैं और इसकी भरपाई आपको विधानसभा में दिखेगा। ठीक है, छोटा तय कर दिया है। सुशील जी छोटा सा जवाब, सुशील जी छोटा सा जवाब मुझे जानना है। बीजेपी को नकार दिया है। अंजना जी, मैं भाई दुबे जी को सिर्फ 2 बातें पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा हम जीते वगैरह, ठीक है, बहुत ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के दुबे जी बता दीजिए कि शिवसेना के परंपरागत, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, परंपरागत कितने वोट आप लिए? नंबर 1। नंबर 2, 48 वोटों में जो रिकाउंटिंग हुई कितनी बार हुई? और अगर आप उस पे हमारे पे आरोप लगा रहे हो इलेक्शन कर, तो आपके पास मैं एक विनती करना चाहता हूं, मैं कानून का विद्यार्थी हूं, कृपा करके 45 दिन का समय है, इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए। जो आपको कहना है, भारत का संविधान अलाउ करता है, आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए, उसका मुकाबला हम लोग वहां करेंगे। अंजना जी, कोई भी उम्मीदवार किसी एक विशेष समुदाय के ही मदद से नहीं जीत सकता, ये सामूहिक जीत होती है। आप जनता के विवेक बुद्धि पे प्रश्न चिन्ह न लगाइए। और दूसरी बात, रही बात चुनाव आयोग में, हम गए हैं, दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे। जिस प्रकार सीसीटीवी फुटेज को गायब किया गया है, ये पूरी दुनिया में आ चुका है, मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है, लोग इस पर लेख लिख रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। सच्चाई सामने आएगी, हमारे उम्मीदवार पुनः जीतेंगे और आपको कहीं मुंह गड़बड़ी की है आपने महाराष्ट्र में, दुबे जी बता रहे हैं। प्रेम शुक्ला, बिल्कुल कोई गड़बड़ी नहीं की, दुबे जी की समझ में नहीं आ रहा। दरअसल अब जो जहां शिवसेना भवन है, परंपरागत जो मराठियों का गढ़ है, उस माहिम विधानसभा में ये हार गए। नायगांव विधानसभा, मराठियों गढ़ बता रहा हूं, नायगांव विधानसभा ये हार गए, कुलाबा विधानसभा ये हार गए। जीते कहां हैं? जहां मुस्लिम बहुल मुंबा देवी है, मुस्लिम बहुल भायखला है, मुस्लिम बहुल सीटों पर जीते हैं, ये अणुशक्ति नगर। तो आप जो है नमाज पढ़ने की सिर्फ बाकी रखा उद्धव जी ने, सिर्फ नमाज पढ़ना, मौलवियों के हाथ चूमते चूमते जो है अनिल देसाई जी के और अरविंद सावंत जी के जो है होठ सूख गए। और उसके बाद आप जो है बाला साहब ठाकरे का नाम, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस की जब बैठक हुई तो आदरणीय मोदी जी ने जिन नेताओं का नाम लिया, उसे बाला साहब ठाकरे का नाम लिया। एक नेता का नाम मुझे बता दीजिए एनडीए अलायंस में जो बाला साहब ठाकरे का नाम लेता हो। शिवाजी पार्क में सभा होती है आपकी इंडियन अलायंस की, बाला साहब ठाकरे के लिए पुष्प चढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। बाला साहब ठाकरे का जो है पुण्यतिथि होती है, कोई भी जो है एक ट्वीट सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरफ से नहीं आता है। और आदरणीय मोदी जी हमेशा बाला साहब ठाकरे को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
तो बाला साहब ठाकरे को अगर श्रीमान उद्धव ठाकरे भूल गए हैं तो महाराष्ट्र की मराठी जनता भी भूल गई। कोकण में आप एक सीट नहीं जीते हैं, जो कोकण आपका गढ़ हुआ करता था, एक सीट शिवसेना नहीं जीती है। रायगढ़ आप हार गए, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आप हार गए, कल्याण आप हार गए, ठाणे आप हार गए। उसके बाद आप जीते मुंबई में जवाब दीजिए इसका। अगर एक सीट नहीं, आपके गढ़ वो बता रहे हैं, रायगढ़ से लेकर। मैं वही बता रहा हूँ। मुंबई में अगर एक सीट पीयूष गोयल जी वाली उत्तर मुंबई हम छोड़ दें, वहाँ हमें बहुत कम वोट मिले हैं, हम ये मानते हैं, हम जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन जो बाकी 5 सीटें हैं वहाँ हम जीते ही हैं। वहां अगर सबने हमें वोट नहीं दिया, मुंबई का मराठी मानुस हमें वोट नहीं दिया, तो ये 5 लाख 4 लाख 8 लाख वोट दिया किसने? किसकी आबादी है? फिर हम जीते कैसे हैं? आप जनता के विवेक बुद्धि पे प्रश्न लगा रहे हैं। बीजेपी वालों, जनता जनार्दन मुंबई की सुन रही है, आपको देख रही है, ये अच्छी बात नहीं है। लगा रहा है, मैं आपका विश्लेषण कर रहा हूँ बाबू। कोकण में भी लीजिए, अच्छी खासी तादाद में मराठी बोल सकती है। अरे भाई, तो माही में कांटे की टक्कर हुई है, माही में कांटे की टक्कर हुई है। आप बताइए, दादर में कांटे की टक्कर हुई है। आप नए नए थोड़ी हुआ है कि अभी मुंबई आप जानते नहीं है, आप अभी कांग्रेस से नए आए। अगर आप मुंबई नहीं जानते हैं तो आप मुंबई जानते नहीं है। आप क्या मुंबई में पूरा लीजिए गजब है, मुंबई में रहते हैं? बताइए ना, माहिम दिल्ली सीट पे बैठे हुए, आप पता नहीं कहाँ बैठे हुए। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ मुंबई में बैठा हुआ, आप यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि मेरी जड़ मुंबई है, रहने वाले जनमानस, मेरी जड़ मुंबई है। मराठीत बोलू शकता का तुम्ही? अरे मी मराठी बोलू शकता का? मराठीच आहे, तुम्हाला जेवढी मराठी मराठी बोलणार मी बोलतोय। काय कसं मराठी? काय कुठे जन्म झाला? तुम्ही बोला। बाळासाहेबांचं असं म्हणणं होता की जो माणूस 10वीं अरे भूल गए दोनों, मराठी में बात करने लगे। यही होता है, शिवसैनिक आहे। पुरानी मोहब्बत जब नफरत बनती है, प्रवक्ता आहे, तुम्ही शिवसेना सोडला, पुरानी मोहब्बत जब नफरत बनती है, होऊ शकत नाही, असा कदाचित होऊ शकत नाही। अंजना जी, एक वक्त की मोहब्बत ऐसी नफरत बनी है। महाराष्ट्र में जानकारी भी नहीं है, मुंबई में रहता हूँ, मैं मराठी मानुस हूँ, मैं मराठी धरने से रिलेशनशिप खराब हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंग्रेजी बोल सकता हूँ, किसी भी भाषा में बात करिए। आप ऐसा न कहिए, ये आप लोग गंदी राजनीति करते हैं। आप जाति धर्मों को तोड़ते हैं, लोगों को भेदभाव करते हैं। यही आपको महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखाया। सुधर जाइए, वरना 2024 के विधानसभा में सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचेंगे। वो पद भी एकनाथ शिंदे और अजित पवार ले लेंगे, उनसे बचिए, उनसे बचिए। आप यहाँ वहाँ बात कर रहे हैं, मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ, मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ। दुबे जी पूछिए ना साहब। नायगांव मराठी बहु सीट है कि नहीं है? अरे तो हम वहाँ कांटे की टक्कर दिए हैं। कोई भी आंकड़ा लेकर बैठिए ना, हवा में तो बात नहीं होगी। कितनी वोट उनको मिली, कितनी वोट हमें मिली। अगर हमारा सुपड़ा साफ हुआ हो, अरे हम जीते हैं भाई। हमारे 4 सांसद हैं, 6 में से 4 सांसद जिसका होता है वो हारता है। कमाल करते हैं। एक उत्तर मुंबई छोड़ दें तो 5 जगह आपका सुपड़ा साफ हुआ है। कागज पर आप हारे हैं, आपने अनैतिकता की है, सीट जोर जबरी से चोरी से छीनी है। वो भी 4 महीने आप चुनाव आयोग में हारेंगे। और आप सुन लीजिए, आपको इतनी नफरत क्यों है मुसलमानों से? क्यों इतनी नफरत करते हो? वो भी भारत के नागरिक हैं, वो भी देशभक्त हैं, वो भी राष्ट्रवादी हैं। बाला साहब ठाकरे जी हमेशा कहते थे शिवसेना जात पात नहीं मानती, धर्म की बात नहीं करती। एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बाला साहब कहते थे धर्म की बात मत करो। अब्दुल हमीद साहब भी एक बहुत बड़े लड़ाकू थे। बाला साहब कहते थे धर्म की बात मत करो। आज 3-4 यहाँ पर बाला साहब पर ज्ञान रखने वाले एकदम लोग बैठे हैं। वागीश जी भी एक वक्त पर बहुत शिवसेना को डिफेंड करते थे। मुंबई बमकांड का भी उनका प्रचार कर रहा था। मुंबई बमकांड तो आपकी पुलिस फेल है, आपकी पुलिस फेल है। आपकी पुलिस के रहते अगर बम कांड आनंद दुबे से पूछिए अंजना जी। गृह मंत्री जी का अंजना जी मैं बोल बाला साहब तो कहते थे कि जीवन में कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ नहीं जाना है। वागीश जी बोल रहे हैं। वागीश जी भी अब भिड़ रहे हैं आनंद दुबे से। 3-4 बल्कि जो बहुत करीब है। एक बात आ रही, उसके बाद सापड़ा साहब आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आनंद दुबे और वागीश सारस्वत को दिखाइए। सबसे पहले तो ये अच्छा लगा कि हमेशा उत्तर भारतीय का राग गाने वाले आनंद दुबे
आज राष्ट्रीय चैनल पे ये घोषित कर रहे हैं कि वो मराठी हैं। बहुत अच्छी बात है कि आज उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वो मराठी हैं, परंतु ये स्वीकार करने के साथ साथ ये वो भूल गए। देखिए अभी बोलिए मत, अभी आपको इतनी देर से हमने सुना है ना, तो जरा सुन लीजिए। आप हैं मराठी, अभी थोड़ी देर में आप उत्तर भारतीय हो जाते हैं ना, तो वो तो धन्यवाद तो आपको करना ही पड़ेगा कि हम आपसे प्यार करते हैं। धन्यवाद, बोलिए। नहीं, धन्यवाद को आप संभाल के रखिए, लेकिन हमारी लानत को भी संभालिए कि आपने बाला साहब की सीखों को साइड में छोड़ दिया है। आपने उसको माना नहीं है, उसको स्वीकार नहीं किया। बाला साहब लगातार कहते थे कि कांग्रेस के साथ में कभी नहीं जाएंगे, कांग्रेस के अपना दुश्मन मानते थे, लेकिन आप हमेशा बाला साहब के कही को छोड़ करके कांग्रेस के साथ बैठे हैं। अभी सबको बता रहे हैं कि बाला साहब ये कहते थे, बाला साहब वो कहते थे। राज साहब ने यही कहा है कि बाला साहब को जिसने भी महाराष्ट्र में हल्के में लिया है उसकी दुर्गति हुई है। तो आनंद जी, आपने बाला साहब के सुपुत्र ने भी बाला साहब को बहुत हल्के में लिया है। अभी प्रेम जी का मैं समर्थन करता हूं। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपके नेताओं ने किसी भी सभा में, चुनाव प्रचार में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का नाम सम्मान के साथ नहीं लिया, उनको पुष्पमालाएं अर्पित नहीं की गई। आपके जो सहयोगी दल थे उनके साथ जब आप बैठे हैं तो उन लोगों ने बाला साहब का सम्मान नहीं किया है। और आप देखिए, जिसने भी बाला साहब को अपमानित किया, उनको हल्के में लिया, वो खुद हल्के हो गए हैं। उनके पास वजन बचा नहीं है। मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। आनंद दुबे जी, छोटा सा जवाब, अभी वो मसाल एकदम छोटा सा जवाब सर, लेकिन बाकी लोगों से आने वाले वक्त में ये मसाल भुजने की तरफ आगे बढ़ रही है। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता मातोश्री आते हैं, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जी से भेंटघाट करते हैं, मुलाकात करते हैं। हमारे यहाँ बड़ा अच्छा समन्वय है। हमारे आपकी तरह कोई मतभेद नहीं है कि कोई भी नेता उठकर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है। इतनी हिम्मत आप लोग कहाँ से जुटाते हैं? टाइम खत्म हो रहा है। सापरा साहब जल्दी से, सापरा साहब, अगर बीजेपी या महायुति जीते तो आप लोग कहते हैं कि वो उन्होंने धन बल पे जीते, इस पर जीते। अगर इधर जीत होती है तो प्रेम शुक्ला जी की पार्टी कहने लगती है कि देखिए इनको तो खास समुदाय का वोट मिला इसलिए जीते। हार में बिटरनेस नहीं आना चाहिए। नहीं, देखिए दरअसल अंजना जी, बात यह है कि ये जो महायुति या खोखे सरकार है ना, ये मजबूत सरकार नहीं है, ये मजबूर सरकार है। ये नतीजों में पता चल गया है। ये लोग जमीनी मुद्दों से कोसों दूर चले गए थे, इसलिए इनका ये हाल हुआ। ये क्या करते हैं, जातिवाद को लाते हैं या फिर अपना पीआर, टीआरपी, हेडलाइन मैनेजमेंट, इस तरह के काम इनको पसंद है, ये करते रहे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता के जो मूल मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर मराठा आरक्षण का मुद्दा था, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा था, इन मुद्दों को इन्होंने नकारा है। किसानों के, और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इटली में 14 जून को G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें हैं। ये G7 की बैठक, जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तमाम, और खास तौर पर बताया जा रहा है कि बायलैटरल्स भी वहां पर होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इंडो पैसिफिक सहयोग पर खास चर्चा वहां पर G7 में होनी है। इसी के लिए G7 समिट के लिए इटली के लिए रवाना हो रहे पीएम। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए अब देखते रहिए आज तक।